चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस पर आने से पहले एक अनुक्रम है या क्रम चक्र है जिसको आपको समझना है। तो पहले वो देखेंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की, कि क्या क्रम है, क्या अनुक्रम है चीजों का। ठीक है जी। तो अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, साउंड्स, जो कि टोटल कितनी है? 44 है। ठीक है जी। जिसमें से हम व्यंजन और स्वर के बेसिस पर बांटेंगे, कॉन्सोनेंट और वॉवल के बेसिस पर बांटेंगे। तो 24 कॉन्सोनेंट है, 20 वॉवल्स हैं। ठीक है जी। साउंड तो आ रही है। अगर ये में से किसी ने किसी और क्लास में या कहीं भी पढ़ रखा है तो ऑफकोर्स उनका हो रखा है, रिवीजन हो जाएगी। ठीक है जी। फिर अगर वॉवल्स में भी हम बांटेंगे तो 12 और 8 में है, तो उतने डीप में हमें नहीं जाना है। ठीक है जी। ये किसके अकॉर्डिंग है? IPA, इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट। कि ये हमें कहां से पता चलता है। फिर इसके बाद हमारे ध्वनि के बाद आते हैं अक्षर, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 हैं, जो आप ABCD पढ़ते हैं। 26 में से अगर हम इनको स्वर और व्यंजन के बेसिस पर बांटेंगे, कॉन्सोनेंट और साउंड वॉवल्स के बेसिस पर बांटेंगे, तो 21 है कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि B, C, D, F, G, H ऐसे। 5 है वॉवल्स A, E, I, O, U। ये किसके अकॉर्डिंग है? जो अंग्रेजी की वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट। और इंग्लिश अल्फाबेट बोले तो एक ही होता है, उसमें अक्षर 26 है, लेटर 26 है, वर्णमाला अल्फाबेट एक ही है। फिर इसके बाद अगर आप कुछ अक्षरों को मिला देते हैं तो आपके बनते हैं शब्द। जैसे कि कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे कि आप नाउन पढ़ते हो, किसी का नाम है, ही, शी, इट, दे, सारे शब्द है। जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है आपकी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, है ना। तो ये सारे आपके शब्द बन जाते हैं। फिर इसके बाद जो मेन है हमारा, वो आता है कुछ शब्दों का समूह अगर हम मिला देंगे तो बनता है फ्रेज। ठीक है जी। फ्रेज को अभी मैं लिख भी दूंगी अच्छे से, लेकिन फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक है जी। इसलिए इसका जो अर्थ है हमेशा अधूरा रहता है। जैसे कि मैं बोलूं राम कहां पर है, तो एक तो आप बोले कि राम अपने कमरे में है ना, और एक आपने बोला कमरे में है। तो जो सिंपल इतना बोला, इन हिज रूम, अपने कमरे में है, तो ये हमारा वाक्यांश हुआ, फ्रेज हुआ। ठीक है जी। अगर इसमें और मैं कुछ शब्द जोड़ दूं तो मेरा बनता है उपवाक्य, जो हम कल पढ़ेंगे। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यहां पर ये मत समझना कि ये खत्म हो गया, फ्रेज अभी आगे अच्छे से लिखना है। अभी तो पहले बस हम एक अनुक्रम देख रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता भी है और नहीं भी, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी अच्छे से, इसको डीप में कल पूरी क्लास जो है क्लॉज पे ही आपकी जाएगी। फिर अगर आप इसमें और कुछ शब्द मिला देते हैं तब जाकर हमारा बनता है एक वाक्य, जो आज हमें पढ़ना है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। ठीक है जी। तो अब देखो, अनुक्रम से अगर हम चल रहे हैं तो 6 पॉइंट आपके सामने आए। पहले है ध्वनि, ध्वनि के बाद है अक्षर, अक्षर के बाद है शब्द। इन तीनों में से आपको कुछ नहीं पूछा जाता। फिर है फ्रेज, पूछा ये भी जाता है लेकिन अभी थोड़ा सा समझाऊंगी। फिर है क्लॉज और फिर है सेंटेंस, जो पूछे जाते हैं, क्लॉज और सेंटेंस। आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो 3 आखिर इंपॉर्टेंट है, तो पहला फ्रेज है। तो एक बार फ्रेज को अच्छे से समझ लीजिए कि फ्रेज होता क्या। वहां तो हमने अनुक्रम में लिखा है, वहां अगर ज्यादा लिखेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। तो ये क्या है? फ्रेज एक शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसमें डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, कर्ता और क्रिया नहीं होगा। तो इसमें कर्ता और क्रिया नहीं होता है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसका जो अर्थ है हमेशा अधूरा रहता है, ऑलवेज, हमेशा अधूरा, इनकम्प्लीट मीनिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने बोला कहां पर है, एक तो आप बोलो राम इज इन हिज रूम, तो वो तो वाक्य बन जाएगा। लेकिन जो हम बोले, सिर्फ मैंने आपसे तरह पूछा कि राम कहां पर, आपने बोला अपने कमरे में है, इन हिज रूम। ठीक है जी। तो यहां पर क्या आपने राम का शब्द यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया? नहीं किया, है ना। क्या यहाँ पे क्रिया यूज हुई, इज, एम, आर कुछ यूज हुआ जो आपने कल क्रियाएं पढ़ी थी सारी? कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। शब्दों का समूह है, 3 शब्द हैं, और कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अब मैं किसी को बोलूं कमरे में है,
तो आप क्या बोलेंगे, मैम कौन कमरे में है, पूरा ढंग से बताओ, है ना। तो इसलिए इसका हमेशा अर्थ जो है इनकम्प्लीट रहता है। मैंने बोला कि अंजू कहां पर है, ठीक है, तो आपने बोला कि वो गार्डन में है, इन द गार्डन। अगर आप बोलते अंजू इज इन द गार्डन तो वाक्य बन जाता, क्योंकि आपने अंजू भी बोला, इज भी बोला, सारा पूरा ढंग से आपने बोला, है ना। लेकिन अभी अगर सिर्फ इतना बोला गार्डन में है, तो ये क्या हुआ, इसमें आपने कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा अंजू, कोई वर्ब नहीं लिखी इज, आपने सिर्फ जो है छोटे से में आंसर कर दिया है, वाक्य का एक अंश आपने बोला है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाक्यांश। क्योंकि ये वाक्य का एक अंश है, वाक्य के छोटे से भाग को आप बोल देते हैं, तो इसका पूर्ण अर्थ कभी भी नहीं होता है, अधूरा होता है। क्योंकि किसी को अगर मैं बोलूंगी गार्डन में है, तो बोले कौन गार्डन में है, कौन सा गार्डन, हमें क्या पता। समझ आई बात, एक बार मुझे यस और नो कर दो, फ्रेज आपको बस इतना ही करना है। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ाया नहीं है अभी कुछ, अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, पढ़ तो लो पहले, तभी तो क्वेश्चन बनाओगे। पढ़ने पर ध्यान नहीं है, मैंने कल भी ग्रामर की क्लास में समझाया था, ठीक है। क्लॉज हम कल करेंगे, तो क्लॉज आज नहीं करा रही हूं, आज हम करेंगे सेंटेंस, तो मैं सीधे सेंटेंस पे चल रही हूं। कल क्लॉज करेंगे तो कल क्लॉज को लिखेंगे, ठीक है जी। तो आज मैं भी आपसे किस बारे में बात कर रही हूं, सेंटेंस, वाक्य। तो इसमें क्या होता है, ये भी शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि एक से ज्यादा शब्द हो जाएंगे तो शब्दों का समूह हो जाएगा। लेकिन इस बार इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो होगा ही, क्योंकि जब अर्थ पूरा करना है तो होगा ही, ठीक है जी। और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसमें सब कुछ है, तो इसका हमेशा ही पूर्ण अर्थ रहता है, ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग, ठीक है जी। जैसे कि जो अभी हमने एग्जांपल लिखे थे, उसको अगर मैं पूरा लिख दूं, राम इज इन हिज रूम, तो ये पूरा वाक्य हो गया भाई। अंजू इज इन द गार्डन, इस बार इसका पूरा अर्थ है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो ये जो है हमारा सेंटेंस कहलाता है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। आपने फ्रेज में क्या करा, वाक्य का अंश बोला था इन हिज रूम, इस वाक्य का अंश बोला था इन द गार्डन, तो इसमें उसको वाक्यांश कहते हैं, क्योंकि आप वाक्य का सिर्फ एक अंश बोल रहे हो, तो अपने आप ही भाई किसी का आप अंश बोलोगे, किसी का टुकड़ा बोलोगे, तो वो पूर्ण अर्थ कैसे दे सकता है। पूर्ण अर्थ तो वो देगा ना जिसमें पूरी बात कहोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हो, कल आपने इतने सारे बनाए थे, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जी नीलम जी, मैंने पहले ही बोला कि अगर किसी बच्चे ने कहीं और पढ़ रखा है तो उसका हो रखा है, लेकिन मुझे यहां अलग से भी कराना ही है ना, ठीक है। अब आप आएंगे सेंटेंस के टाइप्स पर, अब हमें प्रकार पढ़ने, क्योंकि आपको जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, सेंटेंस देकर पूछेगा, बोलेगा कौन सा प्रकार है बताओ, आपसे ये पूछा जाता है कौन सा प्रकार है बताओ, तो हमें वो बताना होता है, ठीक है जी। तो देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो सेंटेंस के 3 प्रकार हैं, जो आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सिंपल सेंटेंस, और अभी 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाना, बिल्कुल चुप बैठ जाना, लिखने की आदत जो है उसको छोड़कर इसको समझ लो, अगर एक बार में समझ आया तो ठीक है, नहीं तो 3-4 बार में भी नहीं आएगा। ट्रिक भी बताऊंगी साथ साथ, कुछ भी मत लिखो, चुपचाप बैठ जाओ, कोई कुछ ना लिखे, क्योंकि देख मैं वैसे भी नहीं रही हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक ही बार सब्जेक्ट और एक ही बार आपको वर्ब दिखेगी, एक ही बार, ठीक है जी। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसमें 2 बार दिखेगी, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसमें भी 2 दिखेंगे। तो आप बोलेंगे कि चलो सिंपल सेंटेंस तो इजी हो गया, एक ही सब्जेक्ट और वर्ब है, काउंट कर लेंगे, राम इज, अंजू हैज, कल ही हमने सेंटेंस पढ़े इतने सारे, हम कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब हमने मैम काउंट करे 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है, तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। तो उसकी क्या ट्रिक है, जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं, अब जैसे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब जुड़ेंगे, तो बीच में हमेशा कंजंक्शन आती है। कंजंक्शन क्या होता है, जोड़ने वाले शब्द, जैसे आपको सबसे सिंपल बोलूं तो एंड आपको जो पता है, बट आपको पता है वो, तो कोई ना कोई तो कंजंक्शन जुड़ेगी, ठीक है जी। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है कंपाउंड सेंटेंस की, कि ये जो कंजंक्शन है ये केवल और केवल क्या हो सकती है, फैन बॉयज। अब आप बोलेंगे फैन बॉयज क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म सुन लो, याद रखनी है ट्रिक, फॉर
एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये आपकी 7 कंजंक्शन है। जब आपने सेंटेंस में काउंट करे 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब, तो आप देखेंगे उसमें क्या है, इनमें से कोई शब्द है जो जोड़ने का काम कर रहा है। अगर है तो आप क्या बोलेंगे, आंख बंद करके मैम कंपाउंड सेंटेंस कर दो। और अगर इन 7 के अलावा कोई और आएगा तो क्या आंसर करोगे? इन 7 के अलावा अगर कोई और आ गया शब्द तो क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ। ये 7 आई, फैन बॉयज आई, ठीक है, तो कंपाउंड है। और अगर ये नहीं है तो क्या मार्क करेंगे आप? सभी ने ही पढ़ना है, अगर किसी ने नहीं पढ़ना होता तो पहले ही बता देते, शांति से पढ़ लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स मार्क कर देंगे मैम, लॉजिकल सेंस है ना, तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल सी बात है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अलग से ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रिक करने की जरूरत है, हार्ड वर्क नहीं करना जबरदस्ती का, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल लिखती हूं। मैंने लिखा आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है। यहां मैंने लिखा आई हैव अ रिंग विच इज वाइट, और यहां मैंने लिखा आई हैव अ रिंग बट शी हैज अ नेकलेस। मेरे पास एक रिंग है लेकिन उसके पास तो एक नेकलेस है, या एंड लिख लो। तो अब देखिए, काउंट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, है ना, क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट है। एक और वर्ब है तो सब्जेक्ट इससे पहले ही रहा होगा कहीं ना कहीं, तो यही सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब, कभी कभी जो विच होते हैं, जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, वही सब्जेक्ट और कंजंक्शन दोनों का काम करते हैं, ठीक है जी। कह रहे अगर कॉम्प्लेक्स में भी एंड आए तो, मतलब जो टीचर बता रहा है, बोल रहा है, उस पर विश्वास नहीं है, या सुन नहीं रहे हो, या फ्रेंच में बोल रही हूँ। जब मैंने बोला एंड आना इधर है, कह रहे अगर कॉम्प्लेक्स में एंड आए तो। अब बताओ क्या रिप्लाई किया जाए? इतनी ट्रिक बता रही हूँ, अच्छी खासी तरह समझा रही हूँ, बीच में अगर ऐसा कोई डाउट आए तो प्रिया मित्रों बताओ मैं क्या रिप्लाई करूं? आप ही बताओ खुद। मैं कह रही हूं इधर आएगा एंड, कह रहे अगर उधर आ गया तो ऐसे कैसे आ जाएगा? एग्जामिनर दूध पीता बच्चा है, कुछ भी लिख देगा, गलत सलत, क्वेश्चन ही गलत बना देगा। आपसे हमसे बहुत ऊपर ऊपर के लेवल का है। ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आया दूध पीते बच्चे ने जो मन किया ऐसे ऐसे घुमा दिया, क्वेश्चन बना दिया। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ग्रामर पल्ले नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से चली जाएगी। जो आप ये सोच रहे हो ना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा वैसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा वैसा हो तो गलत है। गलत क्वेश्चन आपको बनाकर वो देगा नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर उंगली उठ जाएगी जैसे ही क्वेश्चन पेपर बाहर आएगा कि क्या क्वेश्चन बनाया है। आई हैव अ रिंग, शी हैज अ नेकलेस, बीच में मुझे एक शब्द दिखा एंड, तो वो कंपाउंड हो गया। समझ आई है ट्रिक? यस और नो बता दो फटाफट से, तो मैं एक बार आपको 2-4 सेंटेंस दूंगी और फिर आप खुद बताएंगे। बताइए फटाफट से। अब देखो आपकी क्लास में बोल रहे इग्नोर करो मैम, पीट दो मैम, बताओ। मन यही कर रहा होता अंदर से, क्या करें, कर नहीं सकते। एक बार दू क्वेश्चन दू करके देखोगे एक बार? अच्छा उससे पहले एक चीज बता देती हूँ, क्वेश्चन से पहले एक चीज और सुन लो। जैसे कि जो सेंटेंस है आपका वो 2 तरीके से आपको दिख सकता है। जैसे अभी आपने देखा आई हैव अ रिंग एंड शी हैज अ नेकलेस, ऐसे था, तो कंजंक्शन बीच में भी हो सकती है, कंजंक्शन शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ऐसा भी आपको कर सकता है कि ये ऐसे उठाकर दे दे, तो कंजंक्शन शुरू में भी दिख सकती है और फिर बीच में कॉमा या कुछ भी ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही तरीके सही है, ठीक है। तो अगर आप बोले मैम हम कंजंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो बेटा या तो वो सेंटेंस के बीच में बैठी होगी या तो सेंटेंस के शुरू में है। अगर बीच में नहीं है तो वो शुरू में है ना, क्योंकि शुरू में या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा होगा। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो कंजंक्शन है, ठीक है। एक बार देखेंगे और फिर बताएंगे। हालांकि अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी समझते हुए चलो चीजों को। 2 और मैं लिख रही हूं इसके नीचे। आप बस हर सेंटेंस का मुझे बता दो कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये ओहो 7th। 7 बता दो फटाफट से। पानी पी लेती हूँ तब तक मैं, आप 7 के साथ बताओ फिर मैं आंसर बताऊंगी।
चलिए जी, आप लोगों ने बताया है तो एक बार देख लेते हैं आंसर। पहला है ऋषभ, मिस्टर जी का नाम आ गया है। अराइव्ड, पहुंचे हैं स्टेशन पे जल्दी, तो ऋषभ स्टेशन पे जल्दी पहुंच गए। तो यहाँ पे तो एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को। सिंपल। कल ही आपने वर्ब इतनी सारी पढ़ी है, सेंटेंसेस के एग्जांपल करे हैं, है ना, तो और थोड़ा इजी हो जाएगा आज। आई विल टॉक टू यू इफ आई कम, मैं तुमसे बात करूंगी अगर मैं आई। आई विल टॉक कल ही किया था ना, विल और शैल वर्ब, तो पहचानने में इजी रहेगा। आई कम, कम क्या हो जाएगा, V1, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है। शुरू में नहीं है कंजंक्शन, तो कहीं ना कहीं बीच में होगी। बीच में देखो कौन सा शब्द है, इफ। तो क्या फैन बॉयज का है, आपने बोला नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, तो दिस इज हाउस तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई वॉज कल ही पढ़ा है, वॉज वर्ब, तो और इजी रहेगा पहचानने में। दो सब्जेक्ट दो वर्ब, अब शुरू में कंजंक्शन नहीं, क्योंकि शुरू में तो सब्जेक्ट है, तो बीच में होगी कंजंक्शन। देखो मैंने बोला WH वर्ड जो होते हैं ना, सिर्फ वेयर, विच, WH वाले, वो कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों का काम कर लेते हैं, जैसे भी दिखेंगे। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम करता हूं, दिख रहा है। क्या फैन बॉयज का है, आपने बोला नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मार्क करेंगे। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। ही टीचेस हिंदी, और वह हिंदी पढ़ाता है। अब देखो कंजंक्शन कहाँ है, शुरू में तो है नहीं, बीच में दिख रही है फैन बॉयज, है ना। तो मैंने बोला क्या इसमें फैन बॉयज आपको दिखा, बोला है, बिल्कुल है। तो हमने बोला ठीक है, कंपाउंड लिख दो, ठीक है जी। फिर है ही इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, ही इज, फिर ये एक और इज है, तो उससे पहले भाई सब्जेक्ट ही रहा होगा हु। मैंने आपको बोला WH वर्ड कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों का काम कर लेता है, तो सब्जेक्ट भी यही, कंजंक्शन भी यही, लेकिन ये फैन बॉयज की नहीं है। यह वह लड़का है जो मेरा फ्रेंड है। रोहन इज रिच, रोहन अमीर है लेकिन खुश नहीं है। ही इज, तो पीछे दिख रही है कंजंक्शन, बट फैन बॉयज की है, तो आप बोले कंपाउंड है। नेक्स्ट, रोहन इज रिच, ही इज, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, लेकिन इस बार शुरुआत का एक शब्द दिख रहा है मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ, तो वही कंजंक्शन है, क्योंकि बीच में नहीं है। तो इस बार कंजंक्शन मैंने एक एग्जांपल आपको शुरुआत वाला लिख दिया, ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि। तो ऑल्दो क्या आपके फैन बॉयज में था, आप बोलेंगे नहीं था, तो लिख दो कॉम्प्लेक्स। बताओ प्रिय मित्रों, क्या तुम्हें ट्रिक समझ आई? क्या क्वेश्चन हो जाएंगे? सिंपल सी ट्रिक है। आपने करना क्या है, काउंट करना है सब्जेक्ट और वर्ब। काउंट करने के बाद आपने देखना है कौन सी कंजंक्शन, बस इतना सा काम है। 2 स्टेप का काम है, आंसर आपके हाथ में है। ट्रिक से करेंगे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, लेकिन स्टेप वाइज करना है, जैसा मैंने कहा। सभी ने ही यस लिख दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज और, जो सेंटेंस की मैं आपसे बात कर रही हूं, तो सेंटेंस के अगर बेसिकली देखें तो 3 टाइप होते हैं, कभी कभी एक चौथा टाइप भी दिख जाता है, तो वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से ही उसका दिखता है। लेकिन एक बार वो भी समझ लो, मेन तो आपने समझ लिया तीनों, ठीक है, एक बार चौथा भी समझ लो। सिंपल सेंटेंस आपने समझ लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक ही रहेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स आपने समझ लिया, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, बीच में कोई भी कंजंक्शन हो सकती है। फिर आपने कंपाउंड भी अभी समझ लिया, सब्जेक्ट और वर्ब, बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन जो कि फैन बॉयज की होगी, और फिर एक और सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाएगा हमें, तो ये हमारा फैन बॉयज है। ये अभी तक आपने समझ ही लिया है। एक और एक्स्ट्रा कौन सा है, वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। इसमें 3 सब्जेक्ट और वर्ब है, 1 2 3, ठीक है जी। तो इसको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। जब आपने काउंट किया सब्जेक्ट और वर्ब, लॉजिकली सुनना मेरी बात को, जब आपने सब्जेक्ट और वर्ब काउंट किया, जब एक ही है आंख बंद करके आप सिंपल मार्क करेंगे। जब 2 है ट्रिक तो तब लगानी है फैन बॉयज, है ना। जब 2 है ट्रिक तो तब लगानी है फैन बॉयज, और जब 3 आ जाएंगी तो आप आंख बंद करके बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो है ना। मैं एक बार एग्जांपल लिख देती हूँ, इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। मैंने लिखा आई हैव अ रिंग, माई सिस्टर हैज अ नेकलेस, एंड माई ब्रदर हैज अ कार। तो जब मैं काउंट करने गई, समझ रहे हो बात को, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जो पहला और जो चौथा है, उसमें कोई ट्रिक की ही जरूरत नहीं है ना। पहला में एक ही सब्जेक्ट और वर्ब है, तो कोई ट्रिक ही नहीं लगानी है। चौथे वाले में 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब है, तो कोई ट्रिक क्यों ही लगानी है हमें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब और कहीं है ही नहीं, है ना। तो देखो 1 2 3, कोई ट्रिक ही नहीं लगानी, आंख बंद करके बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ट्रिक कब लगानी है, जब 2 होगी, ठीक है जी। हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंजंक्शन आएगी, जोड़ने के लिए कंजंक्शन तो आएगी यहाँ, जैसे कि एंड है, लेकिन यहाँ हमें ट्रिक लगानी नहीं है ना। ट्रिक आपको क्या समझा रही हो, कान खोल के सुन लो, क्योंकि अगर गलती से अपनी ट्रिक अपने आप लगाओगे, अब तुम अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फैन बॉय से ट्रिक लगाया जो कि मैंने वहां बताई ही नहीं है, तो वो गलती तुम्हारी है।
मेरी बात कान खोल के सुन लो, ट्रिक जहां तक जितनी लगानी है, जब वहां तक उतनी ही लगाएंगे तभी आंसर आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा अपने दिमाग से कहीं भी उसको एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो गलत ही होगा। ठीक है, हाँ, जैसे अभी एक ने बोला मैम इसमें एंड भी तो है, एंड है इसके अंदर, क्या हमने बोला कि जहां जहां एंड होगा वहां वहां कंपाउंड होगा? क्या हमने ऐसे बोला? यस और नो? मैं जब भी ट्रिक बताती हूँ, मैं जब भी ग्रामर कराती हूँ, मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करती हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती हूँ कि फ्लो में इंसान कुछ भी बोलते हैं। जो ट्रिक जितनी है उतनी ही रहेगी। मैंने इससे पहले भी अभी आपको क्या बोला कि 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है। पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करेंगे, जब 2 सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी तब आप फैन बॉयज लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात मैंने बोली, लेकिन अगर आप मेरी बात को नजरअंदाज करके अपना दिमाग लगाकर एक्स्ट्रा चीजें करेंगे तो आप गलत ही करके आएंगे, क्योंकि फिर आप इस एंड को भी जो है मार्क करेंगे कंपाउंड, क्योंकि मैम एंड दिख गया हमें तो फैन बॉयज। मैम ने बोला नहीं यहां लगाने को, मैम ने बोला इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लगानी है, 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब दिखते ही आप काम कर देंगे अपना। तो जितना बोला जाए उतना ही करना है। ठीक है जी, हाँ, अब इसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा लगाया, गलती आपकी है, मैंने इतना ही बताया है। हाँ, जब हमें 2 सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी तब ट्रिक लगेगी कि इन दोनों में से अब कौन सा है वो हम मार्क करेंगे। तो पहला स्टेप हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करने का ही रहेगा, कंजंक्शन का स्टेप है सेकंड। ठीक है जी, तो सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर बेस्ड यहां खत्म होता है। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस के फंक्शन बेस्ड भी करा देती हूँ, इन केस अगर पूछ ले आपसे। अभी जो आपने करे हैं वो थे स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे करके। अब आप जो सेंटेंस के प्रकार पढ़ रहे हैं ये छोटे से ही हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते आपको। ये है फंक्शन पर बेस्ड। फंक्शन पर बेस्ड कैसे होते हैं? जो उनका यूज है उस हिसाब से। तो जैसे कि पहला इसके अंदर होता है डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जो एक सिंपल कोई स्टेटमेंट होती है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों आ जाते हैं। इसके अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगी, कोई बात कही जा रही है, वो सिंपल स्टेटमेंट सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव का ही दूसरा नाम है अफर्मेटिव। जैसे कि मैंने बोला, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा लिख रही हूं आपके लिए। कल जैसे आपने क्या था, आई गो टू स्कूल, तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, कथन है बस, और इसमें पॉजिटिव में है। इसी को लगा दूंगी, मैं स्कूल नहीं जाती हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। आपने नहीं कर दिया तो नेगेटिव हो गया, सिंपल। जो आप नॉर्मल बातें करते हैं वो सारी असर्टिव या डिक्लेरेटिव में है। फंक्शन बेस्ड बहुत ही कम पूछे जाते हैं, आपको जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड ही है सारे, बट स्टिल कर लो। ठीक है, तो ये तो छोटे से ही है क्योंकि ये बस 10 मिनट का काम है, तो इनको भी कर लो। तो ये हुआ पहला डिक्लेरेटिव या असर्टिव, जिसमें एक सिंपल सा कोई भी कथन कहा जा रहा है आपका नॉर्मल सा। दूसरा है प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछेंगे और इसमें आपको क्या दिखेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और पीछे वाले में जो है आपको फुल स्टॉप दिखती है, जो लगी हुई है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हिंदी में जिसको आप कहते हैं। ओहो, ये 2 तरीके से बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब कि किसी क्रिया से, जैसे कि क्या तुम मार्केट जा रही हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। और कभी कोई WH वर्ड आ जाए, दोनों तरीके से हो सकता है। WH वर्ड कैसे होते हैं? जिसमें W और H आता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कुछ भी जिसमें हम प्रश्न पूछे। तो मैंने बोला तुम मार्केट क्यों जा रही हो, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। तो ये WH वर्ड से या सीधा क्रिया से बन सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका। तो ये तो इजी है, ये मतलब आपको ऑलरेडी पता ही होते हैं। वेयर आर यू गोइंग, बिल्कुल। हु आर यू, ये सारे प्रश्नवाचक आपको आते ही हैं। तीसरा है ऑप्टेटिव, जिसमें हम किसी को विश करते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह की विशेष होती है ना आपकी, ऐसे हम कोई ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, गॉड ब्लेस यू, या कोई श्राप दे देते हैं। इसके अंदर मे नाम की जो हमारी क्रिया है, हाँ, यू छूट गया, वाई आर यू, ये लो। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं बहुत ही फेमस, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसके अंदर एक जो मे होता है ना, बनता ये मे से ही है हमेशा, लेकिन कभी कभी नहीं भी लिखता है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, जुग जुग जियो, मे यू लिव लॉन्ग।
तो ऐसे हम इसे कोई ना कोई आशीर्वाद देते हैं। इसके और आप बनाकर दिखाओ एग्जाम्पल मुझे फटाफट से, जल्दी से बनाओ। बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। एक बोला कर्ज का भी दे दो, मैं लिखूंगी नहीं कर्ज का क्योंकि बहुत ही बेकार से होते हैं। जैसे कि गो टू हेल में यू रॉट इन हेल, ऐसे करके कि नरक में झुलसो, नरक में सड़ो जाकर। तो क्यों नेगेटिव बातें हमने लिखनी, करनी, सुननी या बोलनी, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे यहां पर। नेक्स्ट 5 ही होते हैं टोटल इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहें, आदेश, तो दे सकते हैं, या कोई आप सुझाव देना चाहें, एडवाइस, तो आप दे सकते हैं, या कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, है ना, किसी से कोई याचना करना चाहें, जिसे कृपया बोलते हैं। ऑप्टेटिव में ना से फुल स्टॉप या विस्मयादि बोधिक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो मैं तीनों के एक एक लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर दे दिया है, तो मैंने बोला दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट हो गई है, प्लीज हेल्प मी। मैंने बोला तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना, या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो ये सुझाव हो गया। यू शुड स्टडी हार्ड या वर्क हार्ड, बट इस तरीके से लिखा नहीं जाता है ये, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगी। हम कैसे बोलेंगे, हेल्प द पुअर। इसमें ना यू शब्द नहीं लिखते हैं, हेल्प द पुअर, पुअर की हेल्प करो, गरीब की मदद करो, ठीक है जी। तो इस तरीके से बोला जाता है। इसमें जो यू शब्द है, तुम करो, कि भाई यू शट द डोर, प्लीज यू हेल्प मी, या यू हेल्प द पुअर, ऐसी जो चीजें होती है ना, ये इसके अंदर नहीं लिख सकते। यू जो शब्द है, जो सामने वाले का नाम हम ले रहे हैं, जिसको भी हम बोल रहे हैं, वो हम नहीं बोलते इससे, ठीक है जी। तो मैं यहां लिख रही हूं यू, हिडन रहता है, हिडन मतलब छिपा हुआ रहता है, कभी लिखते नहीं है हम उसको, उसका सेंस रहता है, ठीक है जी। एडवाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लास्ट आता एक्सक्लामेटरी, जिसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो है, आपको कुछ ऐसे शब्द दिखेंगे जो सडन रिएक्शन या सडन फीलिंग दिखाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, ओफो, कोई अच्छी सी चीज आ जाती है तो वाओ, है ना, कोई अच्छा सा नजारा आपको दिख जाए, तो सडन रिएक्शन या सडन कोई फीलिंग रहती है, उसको दिखाते हैं। दिखाते कैसे शब्दों से है, वाओ, जीत गए तो हुर्रे, हार गए तो अलास, ओ, हाँ, इस तरीके के शब्द आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक है जी। जैसे कि एग्जाम्पल, हुर्रे, हम मैच जीत गए, हुर्रे, वी वॉन द मैच। या मैं बोलूं कितना सुंदर घर है तुम्हारा, या ये कितना सुंदर घर है, व्हाट आ ब्यूटीफुल, या कितनी सुंदर गाड़ी है। अब आप ये मत सोचना कि मैम वॉट लगा दिया है, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहां पर जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं, सेंस पे जाना है आपको। देखो जैसे बोलने में भी अलग अलग सेंस आएगा, यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, लेकिन एक बात समझो, जैसे कि मैं बोल रही हूं तो आप मुझे बताना कि आपको फर्क समझ आया या नहीं, मुझे ये बताना कि समझ आया या नहीं। मैंने बोला कितनी सुंदर गाड़ी है तुम्हारे पास, और एक मैंने बोला कितनी सुंदर गाड़ी है तुम्हारे पास, तो दोनों का फर्क समझ आया। एक प्रश्नवाचक है, एक विस्मयादि बोधक है, फर्क समझ आया? जल्दी से बताओ। यस और नो लिख दो बस। तो वही है यहां पर, इसमें मैं पूछ नहीं रही हूं कितनी सुंदर गाड़ी तुम्हारे पास, बताओ, वो नहीं, मैं बता रही हूं तुम्हें कितनी सुंदर गाड़ी है तुम्हारे पास, तो सेंस का फर्क है, ठीक है जी। तो आपको क्या देखना है, अगर वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ही वो इंटेरोगेटिव है, अगर वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो वो एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो अभी साइन से पता लगा लेंगे। अगर सेंस नहीं भी समझ आएगा तो जो साइन है वो तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही, जैसे पहले वाले में देखो आगे लगा हुआ है, इसमें यहां लगा हुआ है, ठीक है।
तो यहां पर आपका जो सेंटेंस है वो खत्म होता है। स्ट्रक्चर वाले मैंने आपको 4 करा दिए जो सब्जेक्ट और वर्ब वाले थे। फंक्शन वाले मैंने आपको 5 करा दिए जो 5 ही होते हैं। सेंटेंस आपका पूरा खत्म है। कल मैं आपको कराऊंगी क्लॉज, उपवाक्य। डन है भाई? यस और नो कर दो फटाफट से। इसमें कोई ट्रिक की ही जरूरत नहीं है क्योंकि तो इतने ईजी होते हैं। वाओ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बिल्कुल। ब्रावो, बिल्कुल, काफी सारे होते हैं। तो आप साइन से पता लगा लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक वाक्य है। इंटेरोगेटिव मार्क है, ठीक है जी, इंटेरोगेशन वाला है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। साइन से आप पता लगा लोगे, अगर सेंस नहीं भी पता लगा पाओगे तो। चलिए जी, तो सभी ने ही यस ऑल डन लिख दिया है। सेंटेंस आज आपका खत्म होता है। तो आपसे मैं मिलूंगी कल हम करेंगे क्लॉजेस। इसको पढ़ लेना, लिख लेना सारी चीजों को। ज्यादातर क्वेश्चन जो सब्जेक्ट और वर्ब वाले पहले कराए, स्ट्रक्चर वाले 4 उन पे से बनते हैं। इन 5 में से कम बनते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम सब कुछ करके जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।